हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपने एरोमेटिकता को समझा था, वहाँ पे मैंने आपको हकल का नियम, एरोमेटिकता और अगर बात करूँ हकल का नियम, एरोमेटिकता और एरोमेटिकता के कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किसी भी यौगिक को एरोमेटिक अगर वो है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक भी बताए थे, जिसमें कि अपने को कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम भी देखने को मिलते हैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। हाइड्रोकार्बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 अपन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। अपना क्वेश्चन है ब्यूटवीन के समपक्ष तथा विपक्ष समावयवी रूप लिखिए। अब ये समपक्ष विपक्ष पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात सुनो। अगर मैं बात करूं त्रिविम समावयवता की, ठीक है, दो प्रकार की समावयवता होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? संरचनात्मक के अंदर आती है श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है, उसके अलावा मध्यावयवता और चलावयवता, ये सारी चीजें आती है। और अगर मैं बात करूं त्रिविम समावयवता में जो मेनली अपने को देखने को मिलती है वो होती है ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इसका फ्लो चार्ट वगैरह भी मैं आपको बनवा दूंगा आने वाले टाइम में। अभी के लिए सुन लो, अपनी जो त्रिविम समावयवता होती है, अगर मैं बात करूं अपनी त्रिविम समावयवता की, तो त्रिविम समावयवता को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं आगे दो पार्ट्स में। त्रिविम समावयवता को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक को अपन बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, और एक अपन पढ़ते हैं प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता को अपन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रकाशिक समावयवता को बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ ज्यामितीय समावयवता, जिसका कि एक और नाम है सिस ट्रांस समावयवता। इसको अपन क्या बोलते थे? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म समावयवता तो पता ही है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु श्रृंखला, किंतु संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था में अंतर हो, किंतु संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था में अंतर हो, वो क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। एक और परिभाषा सुनो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो, अपन उसको क्या बोल देंगे? उसको अपन बोल देंगे समावयवता, ठीक है। बात करते हैं अपन सिस ट्रांस समावयवता की, ठीक है। सिस ट्रांस समावयवता को अपन ज्यामितीय समावयवता के नाम से भी बुलाते हैं। अब ये सिस और ट्रांस कैसे डिफाइन होता है? सिस ट्रांस अपन कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, पहली चीज सुन लो, डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट टाइप के ग्रुप कनेक्टेड होने चाहिए। ए बी, इधर मान लो लिख देता हूं मैं ए एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर एक लाइन ड्रॉ करके देखो, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों ग्रुप सेम साइड है, मतलब दोनों ग्रुप ऊपर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिस। अब एक और चीज सुनना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ए की जगह ही बनाया, डी को डी की जगह ही बनाया। अब मैंने क्या किया, बी और ए को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर लेके गया मैं बी को, नीचे लेके गया ए को। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बताओ डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों ग्रुप किधर है? ऑपोजिट साइड है, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस, इसको अपन बोलेंगे सिस, ठीक है। सिस और ट्रांस, सिस को हिंदी में बोलते हैं समपक्ष और ट्रांस को हिंदी में बोलते हैं विपक्ष, समपक्ष और विपक्ष समावयवता। अब यहाँ पे सुनो, अपने को ब्यूटवीन, अपने को क्या बनाना? ब्यूटवीन। ब्यूटवीन जानते हो? ब्यूट टू इन, ठीक है। ब्यूट बोले तो कितने कार्बन? ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, नंबर दे दो 1 2 3 एंड 4। टू इन का मतलब दो पे कौन है? डबल बॉन्ड। अब बस सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बना रहा 3 हाइड्रोजन, इधर 2 इधर 1 मतलब 1, और इधर 2 इधर 1 मतलब 1, ठीक है। ये अपन ने सॉरी, ये अपन ने बना दी, ये अपन ने बना दिया यहाँ पे ब्यूटवीन के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 ऊपर, ठीक है, ये H। इस कार्बन की बात करूँ ना, तो इससे एक कौन कनेक्टेड है? CH3। एक कौन कनेक्टेड है? H। इस कार्बन की बात करता हूँ, इससे एक कौन कनेक्टेड है? H। एक कौन कनेक्टेड है? CH3। तो ये अपन ने बना दिया सिस। दोनों ग्रुप, अगर मैं बात करूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर तो सिस, अगर ऑपोजिट साइड बना दूँ तो, अगर ऑपोजिट साइड बना दूं तो क्या हो गया? ट्रांस, ठीक है। ऊपर वाला सिस, नीचे वाला ट्रांस। तो देख सकते हो, अगर दोनों सेम ग्रुप सेम ऊपर की तरफ हो तो सिस, ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस। तो ये सिस ब्यूटवीन, ये ट्रांस ब्यूटवीन। तो ये आपस में क्या है? ये दोनों आपस में ज्यामितीय समावयवी है, जिसको अपन सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। सिस बोले तो समपक्ष, ट्रांस बोले तो विपक्ष। अब एक और बात जो अपन लोगों को यहाँ पे देखनी है, डाइपोल मोमेंट अगर अपन इसका फाइंड करते हैं, जैसे आप लोगों को आइडिया भी होगा, जब मैं ट्रांस का डाइपोल मोमेंट फाइंड करूंगा, डाइपोल मोमेंट में अपन डायरेक्शन उधर बनाते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ठीक है।
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अब आप लोगों को पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना आने वाला है, 0। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है 0.33, ये डी, इस डी की ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिबाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डिबाई। तो म्यू अपना द्विध्रुव आघूर्ण, म्यू क्या है अपना द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। तो देखो इसका पॉइंट सिस का क्या आ रहा है 0.33 डी, बोले तो डिबाई, इधर आ रहा है अपना 0, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। ट्रांस में डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और सिस का डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है 0.33 डिबाई आ रहा है। डिबाई क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है। तो बताओ सिस और ट्रांस में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, तो सिस का ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसका ज्यादा होता है, सिस और ट्रांस में। ब्यूट-ट्विन की बात कर रहे हैं अभी अपन, किसकी बात कर रहे हैं, ब्यूट-ट्विन में, ब्यूट-ट्विन जिसके कि दो समावयवी होते हैं सिस और ट्रांस, तो उसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो आंसर जाएगा सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। एक और बात, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वो टेम्परेचर जिसपे कि कोई लिक्विड किस में जाता है, वेपर फेज में या गैस के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसी को अपने को लिक्विड से गैस में भेजना, वो पॉइंट जिसपे द्रव क्या करता है, गैस में जाता है, द्रव उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो बात करें तो 277 केल्विन, यहाँ पे 274 केल्विन। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सिस और ट्रांस में। दिख भी रहा होगा आपको डेटा के बेसिस पे कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है ट्रांस से। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है ट्रांस से। तो डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। और दो पॉइंट जो कि ऑपोजिट होते हैं, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका चेक करते हैं, ठोस का, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ठोस का चेक करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। ऐसे कैसे, स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। तो अपन बोले कोई ऑर्डर पूछ लिया जाता है कई बार, ये डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, सिस का ज्यादा ट्रांस से। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सिस का ज्यादा ट्रांस से। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ट्रांस की ज्यादा सिस से। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो भी ट्रांस का ज्यादा है, किससे, सिस से, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये वाली बात अपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, CH3Br2 सोडियम BrCH3, CH3Br 2Na प्लस BrCH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और A बन रहा है और साथ में 2NaBr निकल रहा है। देखो सुनना ध्यान से, CH3Br है ना, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, है ना, ब्रोमोमेथेन बोल लो, मेथिल ब्रोमाइड बोल लो। मेथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम है और ब्रोमोमेथेन अपन से IUPAC नेम की बात करें तो ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया 2 सोडियम से, फिर इधर भी क्या बना दिया अपन ने, वही ब्रोमोमेथेन। CH3Br लिखने का तरीका है बस। और किसकी उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सा, इस अभिक्रिया को अपन क्या बुलाते हैं, वुड्स अभिक्रिया बुलाते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है, सुनना। वुड्स अभिक्रिया में अपने को क्या करना होता है, 2NaBr को बाहर निकाल दो। तो ये 2NaBr मैंने क्या करा, बाहर निकाल दिया। पीछे क्या बचा, CH3, तो उसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, CH3, ठीक है। तो मैंने ब्रोमोमेथेन से क्या बना दिया, एथेन। दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ, और एल्केन में क्या लगाते हैं नाम के पीछे, एन, तो बन गया एथेन, ठीक है। ब्रोमो मिथेन से मैंने बना दिया एथेन। अब एक और क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमो एथेन ले लूँ, ब्रोमोमेथेन नहीं, ब्रोमो एथेन ले लूँ, ब्रोमो एथेन ले लूँ, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल, तो क्या होगा, 2 सोडियम की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, वही BrCH2 CH3। 2NaBr क्या कर देना है, यहाँ से बाहर निकाल देना है। किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। तो अपने को देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। क्या करना है, 2NaBr को बाहर निकालना है, पीछे जो बचा उसको जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। एल्केन में क्या लगाते हैं, एन, नाम बना ब्यूटेन, ठीक है, नाम क्या बना, ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल लो क्योंकि सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, आइसो नहीं हो, अपने को यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन 2NaBr निकल गया। तो इसका मतलब देखो, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, RX बोले तो एल्किल हैलाइड की जब मैं अभिक्रिया 2 सोडियम से करवाता हूँ और एल्किल हैलाइड के कितने मोल लेता हूँ, 1 मोल ये रहा और दूसरा मोल ये रहा, 2 मोल।
और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पे अपने को अभिक्रिया होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से 2NX बाहर निकाल देना है, मतलब सोडियम हैलाइड, अरे 2NX बाहर निकाल देना है, प्लस R और R को आपस में कनेक्ट कर देना है। इसको अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड की 2 सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे अपने को एल्केन देखने को मिलता है और सोडियम हैलाइड यहाँ पे बाहर निकल जाता है, 2NaX, ठीक है, 2NX बाहर निकल गया और यहाँ पे अपने को एल्केन देखने को मिल रहा है। इसको अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये अभिक्रिया सम कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार्बन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने, 2 और 2 4, तो यहाँ पे अपने को ये अभिक्रिया सम कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बार। चले अगले क्वेश्चन पे। मार्कोनिकॉफ का नियम लिखिए। मार्कोनिकॉफ का नियम शायद सबको आता होगा। जब किसी असममित, अब असममित भी समझ लो, देखो एक बार ध्यान से सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी एल्कीन है? तो ये एक प्रकार की अपने पास सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन कैसे बचाएंगे? डबल बॉन्ड के अगर दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, इधर भी 2 कार्बन, एक इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब ये सममित एल्कीन है। असममित की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन? 1, डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन? 2, डबल बॉन्ड के इधर कितने हाइड्रोजन? 2, डबल बॉन्ड के इधर कितने? 3 और 1 4, मतलब ये कैसी एल्कीन है? असममित एल्कीन है। यहाँ पे सममित व्यवस्था नहीं है, असममित है, अनसिमेट्रिकल। ये अपने पास सममित एल्कीन है, ये अपने पास असममित एल्कीन है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम, जब किसी असममित एल्कीन अथवा एल्काइन पे, सुनना ध्यान से, जब किसी असममित एल्कीन अथवा एल्काइन पे किसी अम्ल हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है, तो H+ या हाइड्रोजन या H+ या अपना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मुख्यतः उस असंतृप्त कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। जब किसी असममित एल्कीन अथवा एल्काइन पर अम्ल का योग कराया जाता है तो H+ बोले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मुख्यतः उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यह नियम मुख्यतः कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर दिया गया। कोई बोले मार्कोनिकॉफ ने नियम कैसे बनाया, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के, ये नियम मुख्यतः किस पे काम करता है? कार्बोधनायन के स्थायित्व के आधार पर दिया गया है। इस नियम की आगे अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जहां पे अपने को मार्कोनिकॉफ का नियम तो देखने को नहीं मिलता, पर कार्बोधनायन का स्थायित्व जरूर देखने को मिलता है। तो मैं कई बार बोलता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कार्बोधनायन का स्थायित्व है, ठीक है। कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी की बेसिस पे अपन बात करते हैं, ये अपना की कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है। क्वेश्चन सुनना, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम, एल्कीन अथवा एल्काइन की इलेक्ट्रॉन्स की योगात्मक अभिक्रिया। अब आप लोगों को पता है एल्कीन मतलब बोले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एल्कीन और एल्काइन मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर जाएगा ये दोनों प्रदर्शित करते हैं EAR। EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक, EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया, लिख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एडिशन योगात्मक, रिएक्शन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं एल्कीन और एल्काइन, अभिक्रिया के नाम से समझ आना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है, यहाँ पे आप लोगों को देखो छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। आक्रमणकारी अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल बोले तो नाभिक्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं E+, नाभिक्स नहीं Nu-, ठीक है। क्योंकि इस अभिक्रिया में सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं का होता है, इसलिए अपन अभिक्रिया का नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज आके जुड़ रही है। मैंने 3 बातें बोल रखी, 3 शब्द, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एडिशन का मतलब किसी का जुड़ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी की जगह किसी और का जुड़ना, और एलिमिनेशन का मतलब किसी का चले जाना, किसी का निकल जाना, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी की जगह किसी और का आना, और एडिशन का मतलब आके जुड़ना। तो वो सारी चीज अपन देखते हैं। तो एल्कीन तथा एल्काइन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसको कि अपन E+ से लिखते हैं, है ना, E+, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को E+ से लिखते हैं, नाभिक्स नहीं को Nu- से लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं E+ या H+ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मुख्यतः। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होते हैं? क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसे कहते हैं? वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेकर बंध बनाती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाती है। नाभिक्स नहीं, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दे के बंध बनाती है, नाभिक्स नहीं कहलाती है, ठीक है।
तो H+ या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मुख्यतः उस H संतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। मुख्यतः उस H संतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ठीक है, ये नियम किसके आधार पर दिया गया? यह नियम कार्बोधनायन के अस्तित्व के। अगर मैं बोलूं ना, ये बात कभी भी गलत साबित नहीं होगी। ये चीज जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लो इसको। ये नियम कार्बोधनायन के अस्तित्व के आधार पर दिया गया। जब भी अपने को यहाँ पे चीजें चेक करनी हो या प्रोडक्ट बनाना हो तो अपन क्या चेक करेंगे? अपन चेक करेंगे कार्बोधनायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अपन चेक करेंगे। ठीक है, ये नियम कार्बोधनायन के अस्तित्व के आधार पर दिया गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे तो बच्चों ध्यान से सुनना, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ये नियम मुख्यतः कार्बोधनायन के अस्तित्व के आधार पर दिया गया। अब यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी देखो, अपन ने बंध विखंडन में पढ़ा है ना, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग अपन ने पढ़ रखी है। एक समांश बंध विखंडन, एक विषमांश बंध विखंडन। समांश में क्या होता है? समांश बंध विखंडन में एक बॉन्ड टूटता है और दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। विषमांश विखंडन की बात करते हैं, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे कि ऋणायन तथा धनायन का निर्माण होता है, आयन बनते हैं। विषमांश विखंडन से आयन बनते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी कि ये बॉन्ड या तो ऐसे तोड़ूं, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, सुनना ध्यान से, RCH, इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव, और इस CH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे नेगेटिव। अब मैंने कहा मान लो ये वाली कंडीशन ना फॉलो करके, मैं कहा ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करके अगर मैं कहूं कि मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करी, सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये वाला बॉन्ड मैंने ऐसे तोड़ा, इसका मतलब सुनना, R, ये मुक्त मूलक मत समझ लेना, RCH डबल बन गया सिंगल CH2, इस CH2 पे इलेक्ट्रॉन आए तो CH2 पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कहाँ जाएगी? जहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें तो यहाँ पे आएगा, अरे इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ आ रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे आ रहा है। अब बताओ कौन ज्यादा स्थायी है? अब आप लोगों को कार्बोधनायन का स्थायित्व चेक करना आता है। यहाँ पे कार्बोधनायन कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोधनायन, और यहाँ पे कार्बोधनायन कितना है? 1 डिग्री कार्बोधनायन, और 1 डिग्री 2 डिग्री में स्थायी कौन होता है? 2 डिग्री। अब इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोले तो H+ वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, H+ वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, ना कि वहां जाता है जहाँ कम हो। इसका मतलब ये वाला मेरा कार्बोधनायन बनेगा। ठीक है, तो मैंने बॉन्ड देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ पे बॉन्ड को देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट किए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं या H+, इस वाले कार्बन पे जाके बॉन्ड बनाएगा, मतलब H+ या इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। दिमाग में रखना नियम, जब किसी असमित एल्कीन अथवा एल्काइन पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया होते हुए देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मुख्यतः उस असंतृप्त कार्बन पर जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। और लास्ट में एक लाइन लिख देना, यह नियम मुख्यतः कार्बोधनायन के अस्तित्व के आधार पर दिया गया। ठीक है, यह नियम कार्बोधनायन के अस्तित्व के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ दिया, तो ये देखो 2 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी है। इस वाले को डिस्कस करते हैं, RCR, देखो सुनना, RCR डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस वाले को अपन ब्रेक करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सुनना, RCR इस कार्बन पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, और एक कंडीशन क्या करते हैं अपन, ये वाली कर लेते हैं। एक कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड कंडीशन में अपन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो सुनना क्या होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है? इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो RCR CH2, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से चले गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे आ गए तो इस पे नेगेटिव। बताओ यहाँ पे कार्बोधनायन कितना है? ये 3 डिग्री कार्बोधनायन है, 1 1 1। ठीक है ना, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड होता है, 1 डिग्री कार्बोधनायन है, ये 3 डिग्री कार्बोधनायन है। तो इसका मतलब अपन लोगों को पता चला कि ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस कार्बन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे बंद बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अपने को वहां देखने को मिलेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। यहाँ पे भी देखो, इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहां जाएगा जब हाइड्रोजन की संख्या
ज़्यादा हो, ठीक है। और ये नियम कार्बोनाइन के स्थायित्व के आधार पर दिया गया। ये अटैकिंग शायद आपको समझ आ गई होगी। तीनों में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहाँ जाता है जब हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा। इसमें अगर मैं बात करूं इस कार्बन पर, इस कार्बन में इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें और इसमें इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, इसके पास है ही नहीं, इसमें इस कार्बन के पास 1 है और इसके पास है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मुख्यतः उस एच संतप्त कार्बन पर जुड़ता है, या H+ मुख्यतः उस एच संतप्त कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, ठीक है। आगे सुनो, अपने को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन? प्रोपीन पर HBr के योग को मार्कोनिकोव के नियमानुसार समझाइए। प्रोपीन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास प्रोपीन, ठीक है। बैलेंसिंग कार्बन 2 बॉन्ड इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। प्रोपीन पे अपने को इसका योग करवाना है HBr का। सुनना ध्यान से, HBr की अगर मैं बात करूं, HBr अम्ल है, क्या देगा? अम्ल आप लोगों को पता है H+ देगा, पीछे क्या बच जाएगा? Br- बच जाएगा। और अपन जानते हैं एल्केन और एल्काइन कौन सी अभिक्रिया फॉलो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब पहले स्टेप में किसका आक्रमण किसका होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का होगा। अब अपने को पता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, तो जब मैं बॉन्ड इधर ब्रेक करता हूँ तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ज़्यादा स्थायी क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है, और इस पे नेगेटिव आएगा, और ये कार्बन आगे किससे बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन से। तो अपने को स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगी? CH3 CH पॉजिटिव और इस CH2, ये जो CH2 है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, तो हाइड्रोजन वहां गया जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपने को Br- का योग करवाना है। Br- कार्बोनाइन प्लस माइनस पता ही है तुमको, ये Br- इस कार्बोनाइन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। अब इस CH2H 2 हाइड्रोजन इधर और 1 इधर, इसको CH3 लिख सकता हूँ, और नीचे इसके Br, ठीक है। इसकी बात करूँ 1 2 3 कार्बन, 2 पे कौन सा ग्रुप है? ब्रोमो। अरे प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं, तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। एल्केन में अपन नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? एन। तो नाम बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो मार्कोनिकोव में HBr के योग को समझाइए। 2 ब्रोमो प्रोपेन मुख्य उत्पाद है। ये अपने पास क्या थी? प्रोपेन थी। बॉन्ड ब्रेक किया, समझ गए ना? बॉन्ड किधर ब्रेक करना है? बॉन्ड उधर ब्रेक करेंगे, ऐसे भी देख लो, बॉन्ड उधर ब्रेक करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, या सुन लो मतलब इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, या इसको ऐसे बोल लो कार्बोनाइन का स्थायित्व चेक करते हैं। जब अपने इस डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक किया तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और वो कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। और अगर मैं इस बॉन्ड की डायरेक्शन उधर रखता तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, तब वो क्या कहलाता? ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड होता तो 1 डिग्री। तो अपन ने बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक किया। HBr अम्ल क्या देगा? H+ इसने H+ दिया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव, ये नेगेटिव से H+ के साथ बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन देके, तो इस CH2 के नीचे H आ गया। और देखने में क्या लग रहा है? हाइड्रोजन या H+ या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मुख्यतः उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो 2 हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आ गया, और ये मोर स्टेबल है क्योंकि 2 डिग्री कार्बोनाइन है। ये मोर स्टेबल है क्योंकि कार्बोनाइन, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री है। Br- को जोड़ेंगे, Br- कहाँ गया? कार्बोनाइन पे, तो इसने बना लिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे इसने फॉर्म कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने मार्कोनिकोव नियम के बारे में बात की, ज्यामितीय समाव्यवस्था के बारे में बात की, मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि के बारे में भी बात की, कार्बोनाइन के स्थायित्व के आधार पर बात की। बाकी बातें अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई सी बात पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर करना। किसी भी टॉपिक में डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट तब भी आप कमेंट कर सकते हो। एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो लिख लो 8302898893। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 8302898893। और अगर किसी बच्चे को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तब भी आप मेरे को इन नंबर पे मैसेज करो, अपना नाम और स्कूल का नाम बताओ, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।